हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट सॉल्व किए थे जो कि प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए, और कुछ कुछ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हमने सीखा था जो कि बोर्ड में तो इम्पॉर्टेंट है ही और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट है। तो सिंस वो सारे लेक्चर काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं तो हमने उसको डिवाइड किया हुआ है 4 सेक्शन में। तो आज उस सेक्शन वो समरी सेक्शंस का हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो चलो सेकेंड सेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। आपको पता ही होगा, अगर आप प्रिपरेशन तो करते ही होंगे, तो ये आप देखे होंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव में, एग्जाम के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में। तो इसका हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझना है और साथ में इसको हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखना है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन है जो कि x के टर्म में टू द पावर n के टर्म में, n इज ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल, तो ऑर्डर एंड डिग्री, तो उसके टर्म में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो वो सारा आपका डिफाइंड है। तो चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि अगर ये कोई फंक्शन दिया हुआ df(x) ऑफ dx निकालना होगा, और इस फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये इसको हमें 0 करना है। सेकेंड टर्म का वो मीनिंग हुआ। अब थर्ड में चेक करना कि यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया होगा x1 x2, उस पर चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग फॉलो ट्रेंड कर रहा है या डिक्रीजिंग फॉर्म ट्रेंड कर रहा है। उससे पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन का इंटरवल आ रहा है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड करेगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड करेगा। तो चलो अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो फंक्शन, तो अब पहले फंक्शन देखते हैं, ये फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स। तो इसको क्या करेंगे, डी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या आ जाएगा आपका 3x² माइनस, इसका पावर नीचे आ जाएगा, तो 12 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 36, और ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो प्लस 0। तो ये आ गया। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 24x प्लस 36। अगर कॉमन टर्म्स लोगे इसमें से, ये एफ डैश एक्स है, तो ये 3 होगा कॉमन, x² माइनस 8x प्लस 12। तो अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 कंडीशन चेक करना है। तो 0 कंडीशन चेक करोगे तो 3x² माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखो, ये इसको ब्रेक करोगे 6 को, तो ये आपका, सॉरी ये 8 है ना, ये 8 है, तो 8 को तो ये 6 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो 12 आएगा। तो ब्रेक करते x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेना। तो देखो, 2 आया डेरिवेटिव। एक कंडीशन आया कि x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 6, उस पर हमें कंडीशन चेक करना है। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव पे चेक करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो चलो चेक करते हैं। तो अब ये देखो, अगर हम एफ डैश का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो 2 पे अगर चेक करोगे तो ये तो 0 ही आएगा ना, ये सारे वैल्यू तो 0 ही आएगा। तो तुम्हारा 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब चलो लाइन डायग्राम देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन करते होंगे बच्चे उनको पता होगा कि देखो, ये लाइन ग्राफ हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ग्राफ। अब हमारा 2 जीरोज आया है, एक तो आया है 2
और एक आया है 6 पे। तो देखो, और ये माइनस इन्फिनिटी है, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है बच्चे, तो देखो दो, हम देखते हैं कि 2 से पहले का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो जनरली जो होता है एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ है, अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखो हमें क्या, अगर जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं तो जो 2 रूट आया तो जनरली हम इसका इंडिकेशन करते हैं प्लस 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 प्लस। अगर कोई भी टर्म है, देखो अगर कोई भी एफ डैश एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म अगर a इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस 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 और ये प्लस प्लस प्लस। तो ये फॉलो करेगा इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर ये b पे स्क्वायर आ गया तो क्या है कि तुम्हारा a है, a के बाद ये b पे जैसे ही जाएगा ना तो ये सेम ही ट्रेंड फॉलो करेगा, साइन चेंज नहीं होगा। तुम्हारा a और b मतलब 6 के बाद साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। अगर a स्क्वायर पे ही आ जाएगा तो a स्क्वायर का ही साइन चेंज नहीं होगा, अगर प्लस आ रहा है तो ये प्लस ही होता चला जाएगा, तो कभी वैल्यू निगेटिव होगी ही नहीं तुम्हारी। तो निगेटिव कब होगी, तो जैसे कि ये a स्क्वायर पे होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस ही चलता आएगा और यहाँ से निगेटिव होगा। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसको मोर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो अभी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो देखो अगर हम कंडीशन चेक करना है तो कंडीशन देखो, अब चलो कोई भी, अब x1 और 2 आया तो यहाँ मानो कि एफ डैश का वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं। अब एफ डैश का वैल्यू क्या आया बच्चे बताओ, एफ डैश का हमारा वैल्यू आया था 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको आप उस फॉर्म में लिखते हैं ना, 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6। अगर एफ एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करोगे बच्चे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6, तो देखो ये तुम्हारा -1 आएगा और ये -5 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड में होगा तो वो 0 होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हमारा एफ एट कोई भी इंटरमीडिएट में चेक करो, 5 ले लो, x इज इक्वल टू 5, तो हमारा 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 6। कंडीशन से भी आप प्रूव कर सकते हो। तो ये माइनस आया, ये आपका +3 आया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आएगा, तो ये लेस देन 0 आ रहा है। तो देख रहे हो ये इंटरमीडिएट लेस देन 0 आया। इसका मतलब हुआ कि अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है तो कोई भी टर्म अगर a और b से दोनों से छोटा होगा तो 2 निगेटिव पॉजिटिव देगा, एक प्लस एक होगा, एक लेस देन होगा तो निगेटिव होगा। अगर दोनों वैल्यू 6 से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका इंडिकेशन क्या है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग एंड दिस। तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे लोकल मिनिमा आएगा वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो अब इसका इंटरवल हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो इंटरवल बताओ क्या आएगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल बताओ बच्चे क्या आएगा। तो देखो तुम्हारा इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया। अब इस ग्राफ से देखो, ये ऐसा ग्राफ भी बनाना जरूरी है। तो इंक्रीजिंग का आपका आ गया, जो इंक्रीजिंग है उसका आ गया -∞ to 6 to 2 यूनियन बताओ, यहां से यहां पॉजिटिव वैल्यू आया और आफ्टर 6 पॉजिटिव वैल्यू आया, 6 to इन्फिनिटी। ये तुम्हारा हो गया इंक्रीजिंग का। और डिक्रीजिंग का क्या आएगा बच्चे, इंटरवल डिक्रीजिंग इंटरमीडिएटर है, तो ये हो जाएगा तुमको 2 और 6 का वैल्यू। तो तुम्हारा यही आंसर है, देखे, तो ये तुम्हारा आंसर है। तो इस टाइप का कभी भी प्रॉब्लम आता है ना तो हमें देखो 2-3 कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया वो उससे आपको बनाना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट, देखो लगातार 3 साल क्वेश्चन ये आया है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो पहला हमने देख लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। देखो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व हमेशा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में तो एकदम इंपॉर्टेंट था, कंपटीशन में भी जनरली ये स्टेट एग्जाम और जेईई मेंस टाइप एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। पहले समझते हैं कि हमारा इक्वेशन का मीनिंग क्या आ रहा है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जनरली ग्राफ भी बनाया करो, ये हमारा मेरा रिकमेंडेशन है कि ग्राफ भी बनाया करो।
तो y इज इक्वल टू 4x। देखो अगर तुम्हें ग्राफ का नेचर नहीं है तो ये है कि पॉलिनोमियल ग्राफ टाइप का है, तो ये मान लो ये y है और ये x है। तो देखो x का वैल्यू 1 डालोगे तो y जो है वो काफी, अगर तो ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन फ्लो कर रही है, तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा आपका। ये आपका है y इज इक्वल टू 4x² और ये आपका है y इक्वल टू 2x। बेसिकली ये ओरिजिन से जा रहा है, दोनों ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 डालोगे y का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू दोनों में डालोगे तो 0 आएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा और ये पॉजिटिव स्लोप है, 4 पॉजिटिव है, तो बेसिकली ये आपका कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का ग्राफ जाएगा ये। तो ये ग्राफ आपका हो गया y इज इक्वल टू 2x। ठीक है बच्चे, और हमें निकालना है ये ग्राफ। तो देखो इसलिए ना ग्राफ से हमेशा आप देख लेते हो कि इंटरवल कहाँ से आएगा, 0, और ये हमें अभी निकालता हूँ क्या आएगा। तो अब देखो बच्चे, अब इसमें क्या आया, अब हमें दोनों को ऑपरेट करना पड़ेगा कि अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए या फिर ज्वाइन। तो अब हम इसका y को वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर 2 का 1 में पुट करोगे वैल्यू तो क्या आएगा, तो y का वैल्यू y इज इक्वल टू 2x का अगर वैल्यू इसमें पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो क्या आ जाएगा 4x। तो ये आपका आया 4x² इज इक्वल टू 4x। अब इसको सबको लेफ्ट साइड ले आओ, 4x² माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x ये तो कॉन्स्टेंट, इसको डिलीट कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया बच्चे, x का वैल्यू आया 0, 1 x1 का और x2 का वैल्यू 0। देखो हमारा दो इंटरवल आ गया 0 और ये जो हमने आपको बताया था, ये हमने जो आपको बताया था इसका वैल्यू 1 मिनट, यस ये वैल्यू हमारा 1 आ गया। तो अब हमें इंटरवल पता चल गया। अब हम इसको डिलीट करते हैं कि हम स्पेस यूज करेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो बच्चे हमें ग्राफ भी समझ आ गया, इंटरवल भी हमारा निकल चुका है 0 और 1 का इंटरवल में। अब हमें ये दिखना है कि अपर बाउंड्री लाइन क्या होगा, लोअर बाउंड्री लाइन क्या होगा उस, क्योंकि तो अब हमें y के टर्म में इसको भी निकालना है। तो y को हम लिख सकते हैं बच्चे रूट 4x, 4 को बाहर निकालोगे तो क्या होगा रूट 2 इंटू, सॉरी ये क्या हो जाएगा 4x है, तो ये आ जाएगा आपका 2 रूट x। ये पहला हो गया और इसका तो है नहीं। तो देखो कभी भी एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व, तो ये होता है a टू b इंटरवल अपर माइनस लोअर इंटू dx। तो बताओ बच्चे a और b का वैल्यू 0 और 1 से जाएगा, और यहाँ तुम्हारा पहला अपर ये है, ये आया, तो 2 इंटू रूट एक्स माइनस लोअर तुम्हारा क्या 2x है, लोअर तुम्हारा ये 2x है, तो 2x इंटू dx आया। अब चलो इसको ऑपरेट करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, कितना वैल्यू आता है। तो इसको हम अब एरिया के लिए हमने क्या किया, अब 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब 0 to 1 टू दी पावर, अब इसको रूट एक्स इंटू डी एक्स कर ले, माइनस x इंटू डी एक्स, इसको लूप क्लोज कर लो। तो क्या आ जाएगा बच्चे 2 इंटू ये आपका आ जाएगा x 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये 0 to 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 0 से 1, तो ये 2 ये तुम्हारा आ गया 2, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/2। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इसको ऑपरेट करोगे 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई
6 कट करोगे तो ये 3 आएगा, तो इसका तुम्हारा आंसर आ गया एरिया का 1/3, ये आंसर है। ठीक है बच्चे, ये समझ आया होगा आपको। तो देखो एरिया अंडर कर्व कभी भी आए ना तो आपको देखना है कि हमें पहले उसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के बाद हमें उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, देन हमें अपर लोअर ग्राफ डिसाइड करना है, और देन हमें उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है कि वो सारे याद कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ ex एंड अदर, वो क्या कैसे निकलता है वो समझ लेना आप फॉर्मूला। इसलिए मैंने पहला लेक्चर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें रिकमेंड किया था कि आप फॉर्मूला याद कर लो सबका। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। 1 मिनट, यस, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। तो देखो कभी भी इस टाइप का, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये होता है, जो मैंने आपके लिए नोट भी लिख दिया है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका एक मेथड होता है सॉल्व करने के लिए, और उसमें हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर px इंटू dx करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और जो हमारा इंटीग्रेशन का होता है ना लेफ्ट हैंड साइड, उसका तो राइट हैंड साइड के लिए इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू RHS इंटू dx, तो इससे हमने राइट हैंड साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आया। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इसीलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज द फंक्शन दैट मेक लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट डेरिवेटिव। अभी देखो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव फॉर्म में नहीं, तो हमें एग्जैक्ट डेरिवेटिव फॉर्म में लाने के लिए इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्म इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा टू प्रोसेस एंड सॉल्वेबल इक्वेशन। और हम उसके बाद जब ये हो जाते हैं तो बाई पार्ट्स लगाते हैं, ये बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। बाई पार्ट्स में हम यू बाई पार्ट्स, देखो बाई पार्ट्स भी समझ लो बाई पार्ट्स कैसे निकलता है। तो बाई पार्ट्स में हम डिफाइन करते हैं u और v इंटू dx। ठीक है बच्चे, तो इसमें हमें क्या करना होता है बच्चे कि uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू du। तो हमें एक u डिसाइड करना होता है। तो u को डिसाइड करने के लिए आइलेट यूज करते हैं। देखो पहले भी कोई भी होगा तो इंटीजर को u में लो, उसके बाद लॉग का लो, फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन लो, ट्रिग्नोमेट्रिक लो, एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमें u का फॉर्म डिसाइड करने। उसके बाद dv यूज करते हैं और हम इस टाइप से सॉल्व किया करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलो अब ये प्रॉब्लम को हम सॉल्वेबल बनाते हैं, ये कैसे सॉल्व करें। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म में लेकर, जो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो थोड़ी देर पहले, 1/x इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1/x इंटू साइन एक्स। हमने इसमें क्या किया है, LHS और RHS को x से डिवाइड कर दिया है, तो ये इसका x कट गया और ये आ गया सेम। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया ना, dp/dx प्लस कुछ px आया, px इंटू वाई प्लस ये आपका qx हो गया, ये सारे आपका qx हो गया। अब px की जगह पे क्या है बच्चे आपका 1/x है। अब हमें इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटू px इंटू dx करना है। तो चलो यहीं पे करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। तो आपका आ जाएगा, ये log x होता है, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया e टू द पावर log x, जो कि आपका x के बराबर है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया बच्चे।
अब चलो हम RHS साइड करते हैं, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है RHS में। तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, अब इसको हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी हमें तो सिंप्लीफाइड वर्जन में लेना है ना क्यू, तो इंटीग्रेट सॉरी ठीक है। तो हमने जो QX लिया था, QX आया था इंटू क्या बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX इंटू DX। तो हमारा QX क्या आया था पिछले वीडियो से, QX हमारा आया था cos x प्लस 1/x इंटू बताओ बच्चे 1 मिनट, cos x प्लस 1/x इंटू साइन x। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो ये वैल्यू क्या आएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा x इंटू, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x इंटू dx। ये हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर है। अब हम RHS ऑपरेट कर रहे हैं पहले, तो RHS ऑपरेट करते हैं पहले, फिर LHS ऑपरेट करेंगे। तो ये हमारा RHS का वैल्यू आया। अब हमें इसको ऑपरेट करना है, तो यहाँ से करते हैं बच्चे। तो ये RHS ऑपरेट कर रहे हैं राइट हैंड साइड का इक्वेशन। तो हमारा पहला आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स cos x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चे, अब इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो, अब हमें साइन x का क्या होगा, साइन का करोगे तो माइनस कॉस आएगा ना बच्चे, माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos x इंटू डी एक्स। अब इस पे हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, बाई पार्ट्स से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने आपको डिसाइड किया है कि हम आईलेट यूज करते हैं, ये याद रखना। तो हमें पहले देखो, इसमें इंटीजर वैल्यू नहीं है, लॉग नहीं है, एल्जेब्रिक इक्वेशन एल्जेब्रिक है, तो इसमें हम u लेंगे x को। सो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, dx हो जाएगा डायरेक्टली, और v लेंगे क्या, v जो बचा उसको ले लेंगे, तो v हमारा cos x आ जाएगा इंटू डी एक्स कॉस सॉरी dv हमारा dv जो आएगा वो cos x आ जाएगा। अब dv को हम v निकालेंगे, तो v हमारा क्या आ जाएगा, तो dv बाई v हमारा क्या आ जाएगा, साइन x आ गया। ठीक है बच्चे, तो अब इसको ऑपरेट करो। अब इसको ऑपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस cos x। अब ये बाई पार्ट से हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो u भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू करेंगे। ठीक है, तो अब लिखो माइनस cos x प्लस, अब ये हमारा u x था और ये साइन x है, तो x इंटू साइन x माइनस v क्या है हमारा, v साइन x है, साइन x इंटू डी यू, तो ये dx है। ठीक है बच्चे, अब ये तो सिंपल हो गया ना, साइन x का बस निकालना है, माइनस कॉस x प्लस x इंटू साइन x, ये माइनस माइनस क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होगा, माइनस कॉस x आएगा ना, तो प्लस कॉस x, तो प्लस से निगेटिव कट गया और आपका एक साइन x बस आया, एक साइन x प्लस c आ जाएगा, कुछ इंटीग्रेटिंग टर्म आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा ना आपका, तो एक साइन x। अब इसको हम ले चलते हैं यहाँ पे अपना इक्वेशन पे, तो हमारा RHS से क्या आया बच्चे, हमारा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये RHS इसको अभी छोड़ते हैं, हमारा RHS आ गया ना, RHS हमारा x साइन x आया है।
अब LHS का ऑपरेट करते हैं बच्चे। LHS क्या आएगा, एक्स dy बाई dx प्लस से कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा ना, प्लस y। देखो बच्चे, अगर आप कभी भी dxy बाई dx करोगे डिफरेंशिएट, तो ये देखो x के टर्म में किया करोगे तो x को अगर कांस्टेंट है dy बाई dx प्लस y इंटू dx इंटू dx करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये कट जाएगा तो y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कुछ इसी टाइप का फॉर्म नहीं है जो हमारा ये LHS वाला है। बताओ, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई बाई डी एक्स। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो एक्स वाई ही आ जाएगा, ठीक है। तो LHS हमारा एक्स वाई है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को एक ही लेंगे ना, तो हमने RHS में कांस्टेंट c ले लिया है, वो c डॉट हो जाएगा और क्या। तो अब हमारा दोनों LHS हमारा क्या है, इसको LHS हमारा आ गया एक्स वाई प्लस सी कुछ आ गया टर्म मान लो। तो अब हमें LHS RHS को ऑपरेट कर दो, एक्स वाई प्लस एक्स साइन एक्स प्लस C1 मान लो कुछ कांस्टेंट तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा ना। तो y का वैल्यू आपका आ गया x, y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ करते हैं ना, यहाँ पे अब करते हैं तो y का वैल्यू बच्चे आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी डैश बाई एक्स। ये आपका आंसर है। तो देखो इसमें कितना क्रिटिकल क्वेश्चन था, इसमें आपका 2-3 कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। क्या क्या लगा, एक तो आपको इस टाइप का कभी भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या निकलेगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स। और उसके बाद RHS निकालना है आपको। RHS कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स, ये निकालना है। और LHS का सिंपली निकल जाएगा जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। और उसके बाद अगर बाई पार्ट्स लगाते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इंटू डी एक्स लोगे तो ये हमेशा u भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू होता है। तो u का वैल्यू हमेशा वो टर्म लिया जाता है जो कि सिंपल टू इंटीग्रेट हो, क्योंकि डी यू आपको उधर आ रहा है तो इसलिए आइलेट यूज करते हैं कि हमें डिसाइड करने में इजी होगा। पहले कोई इंटीजर वैल्यू लेंगे, फिर लॉग लेंगे, फिर अलजेब्रा टेक्नो या एक्सपोनेंशियल वैल्यू लेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखें। जब हम नेक्स्ट टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि वेक्टर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो देखो ये भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2016, 2020 और 2024 में ये प्रॉब्लम आया। रिसेंट ईयर में भी सेम एज इट इज, देख रहे हो हर साल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है ये, और हर बार सेम डेटा के साथ आ रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए होगा। जब कभी भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वन और टू, बेसिकली ये देखो पहले एनालाइज भी करना जरूरी है। ये बोला कि कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये मानो कोई वेक्टर बी है। अब ये बोल रहा है कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ए और बी। हमें कोई ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि ये दोनों से परपेंडिकुलर हो, ये यूनिट वेक्टर हम बोल रहे हैं इसको। तो यूनिट वेक्टर का कभी भी परपेंडिकुलर केस निकालना होता है तो मेरा फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ क्रॉस ए का और बी का। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट और उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से ये निकलेगा। चलो अब क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से क्या वैल्यू आएगा। तो जनरली 3 का टर्म है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स से भी निकालते हैं। तो चलो अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसको
मैट्रिक्स में इसका वैल्यू डालते हैं ए और बी का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी निकालना है हमें। तो ये बनाओ आई जे के, और ये हो जाएगा तुम्हारा पहला, ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है सबका। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, 1 2 -1, यहाँ पे 3 है -1 है, तो ये है 3 -1 और 2 और ये 2। हमने आपको कोफैक्टर निकालना सिखाया है लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा। तो हमने आपको कोफैक्टर निकालना सिखाया था, तो कोफैक्टर का साइन कन्वेंशन लेकर इसे हमें बनाना है, ठीक है बच्चे। तो ये करो, तो आई के लिए क्या आएगा, ये प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये 1 1 है, ये 1 2 है, 1 3 है, तो 1 3 मतलब 4 4 -1 का पावर 4 पॉजिटिव। तो सेकेंड वाला है 1 2, तो 1 2 3 होगा और -1 टू द पावर 3 इक्वल टू माइनस आएगा, और पहला तो प्लस होगा। तो चलो पहले आई के साथ ऑपरेट करते हैं। तो आई के साथ ऑपरेट करोगे तो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, जो मैंने आपको दिया, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -1 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये माइनस जे आएगा साइन के साथ, ठीक है बच्चे। तो अब सेकेंड ऑपरेट करोगे, जब ये इसको ऑपरेट करोगे तो किसको लेंगे, फर्स्ट, और ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 3 इंटू -1 इक्वल टू -3, और 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो -2 ये आ जाएगा आपका। और उसके बाद हमें देखना है, तो देखो इसको ऐसे करो और ऐसे करो, तो ऐसे ज़्यादा क्लियर होता है। 2 -3, तो ये 1, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ना भाई, मैं बोल रहा था आपको। तो ये तो हमारा ये आ गया, ये 1 है, प्लस माइनस जे, अब ये 1 और 2 का होगा, और 3 और -1 का होगा, तो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा, 3 इंटू -1 -3 होगा, और माइनस साइन में है तो +3, और उसके बाद हमारा प्लस के का ऑपरेटर्स आएगा। और के लिए क्या लिखोगे बच्चे, तो के को अगर ये कर दोगे तो आपका 1 इंटू -1, ये -1 था, और ये 3 इंटू 2 आ गया। चलो अगर ये हेजी हो गया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझाने के लिए मैंने किया था, बट ठीक है कोई नहीं, मैं फिर से बना देता हूँ। ए क्रॉस बी आई जे के 1 2 -1 3 -1 2। तो अब हमने जे का देख लिया, अगर हमें इसका ऑपरेट करना है तो इसको और इसको करेंगे। तो 1 इंटू -1 और 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 और -6। तो अब हमारा इक्वेशन आ गया 3i -5j -7k, ये इक्वेशन आ गया। अब ए और बी का हमें वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, 9 + 25 + 49 ये आया। तो ये इसको समेशन करोगे तो ये 50 और ये 83 आएगा बच्चे, यस। तो ये 83 आया। तो फिर हमारा यूनिट प्रोडक्ट मैंने आपको क्या बताया था, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये आपका निकल गया 3i -5j -7k और डिवाइडेड बाय 83, ये आपका आंसर है। देखो, तो इस टाइप से कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो जो कि परपेंडिकुलर टू ए और बी होगा, तो आपको डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है। डॉट प्रोडक्ट आपका 0 कंडीशन के लिए यूज होता है, क्योंकि उसमें cos थीटा आता है, ठीक है बच्चे। तो ये होता है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो, ये सारे रिसेंट क्वेश्चन आए हुए हैं 17 20 23, तो ये सारे काफ़ी अभी रिसेंट का प्रॉब्लम है और ये इसे एकदम देखना ही है, इसे छोड़ना नहीं है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में। तो बोला जा रहा है, अगेन ये बोला जा रहा है कि 2 प्लेन है, मान लो कि एक ये प्लेन है, प्लेन P1, और ये दूसरा प्लेन है, प्लेन
P2, दो प्लेन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि दोनों पैरेलल प्लेन है, ये प्लेन P1 पैरेलल टू P2 प्लेन है, तो पूछ रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस बनाना है P1 और P2 के बीच में। तो देखते हैं बच्चे P1 क्या है हमारा, P1 जो हमारा दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। और P2 क्या दिया हुआ है बच्चे बताओ, 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें हो रहा है तो देखो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों इक्वेशन में ax by प्लस cz प्लस ये d1 कुछ आया इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है। फिर ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी कंडीशन बताता है कि जब ये x y z का कोफिशिएंट सेम आए तो हम इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, और d1 d2 चेंजेज है आपका। तो इसके कंडीशन में जो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला होता है पैरेलल लाइन का P1 और P2 का, वो आपका आता है d1 माइनस d2 का मॉड, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं बच्चे। तो बताओ क्या आएगा, P1 और P2 का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चे, तो हमारा मॉड ऑफ 3 माइनस 5/2 अंडर रूट तुम्हारा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 1। तो ये आपका इधर आया 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका आंसर आ गया 1/6। तो बच्चे ये दोनों का पैरेलल का डिस्टेंस 1/6 आया हमारा, दो पैरेलल प्लेन के बीच में। तो देखो ये 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, इस टाइम पर काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है, कभी कुछ जीरो कंडीशन प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, कभी कोई कोफिशिएंट निकाला जाएगा, हो सकता है कि कभी इसका वैल्यू ना दिया, सॉरी आपका इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि भाई इसका वैल्यू निकालो, जेड का वैल्यू निकालो। तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है और काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी इस टाइप का प्रॉब्लम आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर पाओगे। चलो देखो अब एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखो ये भी काफ़ी सारे हमने रिसेंट क्वेश्चन को सोल्व किया जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में, और एटलीस्ट आप 80-85% मार्क्स आपको एग्जाम में आए। तो 2 कार्ड आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, देखो विदाउट रिप्लेसमेंट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एस। तो कार्ड, टोटल कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं बताओ, टोटल 52 नंबर्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। अब उससे बोला गया कि 2 कार्ड निकाला गया, 52 से 2 कार्ड निकाला गया, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो पहले तो कंडीशन कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 52 में से 2 कार्ड निकालोगे तो 52C आएगा, ठीक है बच्चे। अब हमें एस बोला गया है, ये होता है टोटल 4 कार्ड। तो ये 4 कार्ड में से फिर बोला गया कि भैया हमें 2 ही कार्ड चाहिए, तो इसमें से 4 में से करोगे तो 4C2, तो 4C2 आ गया। अब हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज एसएस, और वो टोटल कार्ड्स में से, मींस टोटल में से दो जो कार्ड निकाला गया जब वो दोनों तुम्हारा एसएससी हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4C2 डिवाइडेड बाई 52C2। तो इसको जब ऑपरेट करोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51, क्योंकि जब NC2 का करते हैं ना तो n इंटू n-1 इंटू 2 फैक्टर लेते होता है, ठीक है। कभी भी NCR का फॉर्मूला देखोगे तो n फैक्टर n इंटू n, देखो NCR का कभी भी फॉर्मूला लिखो तो n हाँ मतलब NC2 का अगर फॉर्मूला तुम लेते हो
तो NC2 का फॉर्मूला लोगे तो क्या होगा, n इंटू n माइनस टू n माइनस वन, क्योंकि एक कम होता जाता है, और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर होगा। अगर ये 4 होगा तो 4 बार जाएगा, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री इंटू 4 फैक्टर। तो वो ऐसे बनता है, तो इसको याद रखना है आपको कॉन्सेप्ट। ये 11th के क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो हम अपना नया बैच 11th और 12th के लिए लाएंगे, उसमें आप डिटेल में स्टडी करोगे। तो 4 से ये करोगे तो कितना होगा, 13 आएगा, 3 से करोगे तो 17 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 17 to 21 और 7 into 2 221। ये आंसर आएगा बच्चे आपका 1 डिवाइडेड बाई 221, मतलब 221, 1 डिवाइडेड बाई 221 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो प्रोबेबिलिटी में काफ़ी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और वो आइदर डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी में। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे हमारा सोल्व होगा। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जेड, अब हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जेड का, देखो इसमें दिया हुआ है कि जेड दिया हुआ है 3x प्लस 4y, और दो कंडीशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, और दूसरा है कि और x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये ना कभी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो कोशिश करना कि ग्राफ इसमें भी बनाए। अगर x 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। अगर y 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, अगर y 0 तो x का वैल्यू 4, सॉरी। तो ये आपका 4 इंटू 4 का ग्राफ बना, x 0 बोला ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो हमेशा आपका यही कर्व बनेगा। ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया, तो ये 4 0 हो गया, ये 0 4 हो गया, और ये 0 0 आ गया। तो ये आपका, इसको A लेते हो, ये B हो गया, ये C हो गया, ये सारे 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब चलो हम बोर्ड के हिसाब से ग्राफ भी बनाओ और सोल्व भी करो। तो सपोज दैट कि अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है इसमें, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो आपने बताया, तो कंडीशन 1 लगाओ। अब इसमें 3 कंडीशन बनना है। अगर x इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो y कितना आएगा, y 4 आएगा। अगर y इज इक्वल टू 0 करोगे तो x कितना आएगा, 4 आएगा। और एक तीसरा कंडीशन इससे निकलेगा, ये वाला जो हुआ कंडीशन तीसरा आएगा कि x 0 y 0 जो हमने पढ़ा, तो यहाँ से वो ग्राफ आया। अब हम निकालते हैं कि a, अब इसको बोलते हैं हम, इसको हमने क्या बोला है, a बोला है, इसको हमने b बोला है, और c बोला है लास्ट कंडीशन को। तो हम अब वैल्यू निकालते हैं। z एट a पॉइंट, a क्या है हमारा 0 4, राइट। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। जेड बी क्या था बच्चे, 0 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। जेड सी क्या होगा बच्चे, बताओ। जेड सी हमारा क्या था, 4 इंटू 0 कंडीशन, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, तो ये आया 12। अब देखो 3 कंडीशन निकला 3 इक्वेशन से। तो अब हमें पूछा गया है कि इसको मैक्सिमाइज करना है, इस वैल्यू को। अब मैक्सिमाइज करना है तो किस कंडीशन में मैक्सिमम आया, Z1 पे मैक्सिमम वैल्यू आया 16। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, बताओ। इसका आंसर हमारा आया Z इज इक्वल टू मैक्स इक्वल टू 16 एट, बताओ, C पॉइंट जो हमारा था, सॉरी हमारा जो A पॉइंट था, A पॉइंट पे आया, और A पॉइंट पे आया, और A का वैल्यू क्या था, 0 4। ये आंसर हो गया। तो बच्चों ये आज के लिए इतना ही था, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कुछ केस स्टडीज लेकर। और देखो अभी हमने मैक्सिमम सारा जितना भी टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जा सकता है, जो कि 3 नंबर 5 नंबर के लिए आएगा, एक्सेप्ट दैट केस स्टडी। वो केस स्टडी का हम नेक्स्ट सेक्शन में लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में। वो आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम बोर्ड के साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन करेंगे और गारंटी देंगे कि आप कम से कम विद इन 1000 रैंक में आओ, क्योंकि जो हमने भी IIT जेई और IIT जेई मेंस क्रैक किया हुआ है और ये सारे डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।